नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित मार्च और अप्रैल 2023 का जो मुख्य सारांश निकल रहा है राजस्थान करंट का, वो सारे के सारे जो है टॉपिक वाइज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे कि एक तो लाभार्थी उत्सव के बारे में, फिर हम बात करेंगे कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण, फिर हम बात करेंगे स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान की रैंक, फिर हम देखेंगे कि श्री गुरु नानक देव जी कल्याण बोर्ड गठन को मंजूरी, फिर है राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक 2023 का आयोजन, फिर हम बात करेंगे कि प्रदेश में 2000 टैक्स मित्र होंगे नियुक्त। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में पूरी पूरी डिटेल्स जो है मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूँ। तो ये जो है सारांश की हमारी सेकेंड क्लास है। इससे पहले मैंने एक क्लास जो है और डाल दी थी जिसमें महंगाई राहत कैंप के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ये क्लास भी जो है पूरी देखना, और वो वाली क्लास अगर नहीं देखी है महंगाई राहत वाली, तो वो भी जो है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इस क्लास को जरूर देख लेना। राजस्थान मंथली करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो है प्लेलिस्ट में इस बार सेव कर रखे मैंने। ठीक है ना। तो सारे सारे जो है जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए हम बात करने हैं इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं लाभार्थी उत्सव के बारे में। क्या है लाभार्थी उत्सव, ध्यान से देखना। इसको जो है 30 मार्च को लाभार्थी उत्सव का आयोजन किया गया था, और जिसमें राजस्थान दिवस था। 30 मार्च को क्या था भाई, राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, ये बात सबको पता ही है। ठीक है ना। और उसी दिन जो है, उसी उपलक्ष्य में लाभार्थी उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश में मुख्यमंत्री ने प्रदेश से जुड़े लाभार्थियों से संवाद जो है स्थापित किया था, मतलब संवाद किया था, बातचीत की थी। ठीक है ना। फिर है कि राज्य के सभी जिलों के से लगभग 2 लाख लाभार्थी जो है प्रत्यक्ष और रूप से जो है इस कार्यक्रम से जुड़े, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम से जुड़े थे। कितने, लगभग 2 लाख लाभार्थी जो हैं इस दौरान इस लाभार्थी उत्सव से जुड़े थे। ठीक है। तो याद रखना, सबसे बड़ी बात यह है कि लाभार्थी उत्सव का आयोजन कब किया गया था, तो राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में 30 मार्च को। ठीक है, ये डेट जो है इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण। देखो कहां पर जो है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किया गया, तो ध्यान से देखना कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 17 अप्रैल को जयपुर के जालाना में स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किया। याद रखना, कब, 17 अप्रैल को। कब, 17 अप्रैल को जयपुर के अंतर्गत जो जालाना क्षेत्र है वहां पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जो है क्या किया, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किया। किसका, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किया है। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है कि दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण 140 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। देखो किसकी तर्ज पर इसका निर्माण किया गया, तो वह जो है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर जो है इसका निर्माण किया गया। कितने, लगभग 140 रुपए करोड़ की लागत से। कहाँ पर, जालाना जयपुर के अंतर्गत। मेन चीज ये याद रखना, कहाँ पर है, जालाना जयपुर के अंतर्गत है। और इसका लोकार्पण किसने किया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। कब किया, 17 अप्रैल को। ठीक है, तो ये चार चीजें जो है आप याद जरूर रखना। फिर देखिए नेक्स्ट, और इसमें फैक्ट है कि इस सेंटर में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक, व्यापारिक, अकादमिक कार्यक्रमों सहित उच्च स्तरीय बैठकों, सेमिनारों और सम्मेलनों का आयोजन किया जा सकेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान की रैंक क्या मिली है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखना कि स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को कौन सी रैंक मिली है। तो इसमें जो है राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का तीसरी रैंक मिली है। कौन सी, तीसरी रैंक मिली है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राज्य की रैंकिंग में जबरदस्त सुधार हुआ है, और राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर 15वें पायदान से आगे बढ़कर अब तीसरे पायदान पर आ गया। मतलब इससे पहले जो है राजस्थान कौन से स्थान पर था, 15वें स्थान पर था, जो अब कौन से तीसरे स्थान पर आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल 20 पुरस्कार जीते। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो राज्य ने कुल कितने, 20 पुरस्कार जीते हैं, जिसमें से 8 तो गोल्ड पुरस्कार हैं और 12 जो है वो सिल्वर कैटेगरी के हैं। ठीक है, याद रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए इस फैक्ट और है, रिपोर्ट के अनुसार उम्दा प्रदर्शन करने वाली राज्य की कुल 78 परियोजनाओं को स्कॉच से ऑर्डर स्कॉच ने ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए पात्र माना है। कितनी, 78 परियोजनाओं को। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि इसमें 8 प्रोजेक्ट अत्यधिक प्रभावशाली और 12 जो है वो प्रभावशाली श्रेणी के अंतर्गत रखे गए हैं। फिर है कि स्वस्थ सामाजिक न्याय और सामाजिक सुधार और आवास श्रेणी में राजस्थान जो है शीर्ष स्थान पर, मतलब प्रथम स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, श्री गुरु नानक देव जी से कल्याण बोर्ड का गठन को मंजूरी मिली है। तो देखो इसमें क्या है और क्या होगा इस बोर्ड के अंदर, कौन कितने सदस्य होंगे। ठीक है ना, कब इसके गठन को मंजूरी मिली है, तो देखिएगा सारी डिटेल बताते हैं हम आपको
कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 14 अप्रैल को बैसाखी पर्व के अवसर पर गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। कब? 14 अप्रैल को बैसाखी पर्व था, उस दौरान जो है उस अवसर पर इसको गठन, इस बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। किसने? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है कि सिख बोर्ड सिख समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नयन के लिए विभिन्न कार्य करेगा। फिर है कि बोर्ड का उद्देश्य क्या है? तो देखो, सिख समुदाय के विभिन्न वर्गों के लोगों को उत्थान के लिए योजनाएं प्रस्तावित करना और रोजगार को बढ़ावा देने संबंधित सुझाव देना। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके बारे में और फैक्ट है। श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड का प्रशासनिक विभाग जो है वह कौन सा होगा? तो वह होगा अल्पसंख्यक मामलात विभाग। कौन सा? अल्पसंख्यक मामलात विभाग, ये इसका प्रशासनिक विभाग होगा। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है बोर्ड बोर्ड के अंतर्गत जो है 7 गैर सरकारी सदस्य होंगे, जिसमें से देखो एक तो होगा अध्यक्ष, एक होगा उपाध्यक्ष, और इसके अलावा जो है 5 अन्य सदस्य होंगे। तो एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 2 तो ये हो गए और 5 अन्य हो गए, तो मतलब कितने हो गए टोटल? 7 जो है गैर सरकारी सदस्य हो गए। तो याद रखना इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 7 है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना। ठीक है, नेक्स्ट है कि साथ ही विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि इसमें सदस्य के रूप में शामिल होंगे। फिर है कि बोर्ड के सचिव पद पर अल्पसंख्यक मामलात विभाग के उप निदेशक स्तर का अधिकारी कार्य संपादित करेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका याद रखना कि बोर्ड के सचिव पद पर जो रहेगा वो कौन रहेगा? अल्पसंख्यक मामलात विभाग का जो उप निदेशक स्तर का अधिकारी होगा वह इसके सचिव पद पर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेल 2023 का आयोजन कैसे होगा? ध्यान से देखना, कब होगा? इसकी घोषणा जो है बजट 2023-24 में की जा चुकी है। ठीक है, तो देखना इसमें कब इसका जो है आयोजन होगा, क्या होगा इसके अंतर्गत। देखिए, ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का एक साथ आयोजन किया जाएगा। इस बार जो है एक साथ आयोजन किया जाएगा 2022 के अंतर्गत। 2023 में जो है इसका आयोजन पहले फिर भी किया गया, 2022 में भी जो इसका आयोजन किया गया था, और अब 2023 में फिर से इसका आयोजन किया जा रहा है। किसका? राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है, इन खेलों के आयोजन में लगभग 130 करोड़ रुपए का खर्च होगा। कितना? 130 रुपए की खर्च की घोषणा इसमें की गई है। फिर है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने आयोजन के लिए वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। खेलों का शुभारंभ जो है 23 जून 2023 से किया जाएगा। याद रखना, इसकी शुरुआत कब से होगी? 23 जून 2023 से इसकी शुरुआत की जाएगी। फिर देखिए नेक्स्ट है कि खेल दिवस 29 अगस्त 2023 को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन प्रस्तावित है, मतलब कि 29 अगस्त तक इसका जो है आयोजन किया जाएगा। फिर है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत और शहरी क्षेत्र में कौन कौन से खेल है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, इसका ध्यान से देखना। एक तो ये खास इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, यहीं से जो है क्वेश्चन उठते हैं एग्जाम में, एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से देख लेना। ग्रामीण खेल के अंतर्गत कौन कौन से शामिल है, जिसमें देखो एक तो है कबड्डी, दूसरा खो खो। खो खो जो है वो महिला वर्ग का, याद रखना। ठीक है, कबड्डी खो खो हो गया। फिर आता शूटिंग बॉल, शूटिंग बॉल पुरुष वर्ग का है। फिर है कि टेनिस बॉल क्रिकेट, फिर फुटबॉल, फिर वॉलीबॉल, फिर रस्साकसी महिला वर्ग का। तो ये याद रखना टोटल कितने खेल है इसमें, देखो 1 कबड्डी, फिर 2 3 4 5 6 और 7, टोटल खेल कितने इसमें? 7 खेल शामिल है। कितने? 7 खेल शामिल है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं शहरी क्षेत्र के बारे में। तो शहरी क्षेत्र में कौन कौन से खेल है? देखिए, एक तो है कबड्डी, कबड्डी देखो इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में सेम सेम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा है? देखो बास्केटबॉल, बास्केटबॉल इसमें है क्या? बास्केटबॉल देखो महिला वर्ग में नहीं है, तो बास्केटबॉल ये डिफरेंट है एक तो। ठीक है, दूसरी टेनिस बॉल क्रिकेट इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है। खो खो महिला वर्ग ग्रामीण में भी है, शहरी में भी है। फुटबॉल पुरुष वर्ग ये भी दोनों में है। ठीक है, फिर वॉलीबॉल, वॉलीबॉल जो है वो भी दोनों में है। एथलेटिक्स, एथलेटिक्स जो है महिला वर्ग में नहीं है, केवल पुरुष वर्ग में है। ठीक है ना, जिसमें सॉरी एथलेटिक जो है वो केवल शहरी क्षेत्र के अंतर्गत है, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है। मतलब इसमें 100 200 और 400 मीटर के खेल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देखो कितने खेल हो गए टोटल शहरी क्षेत्र के अंतर्गत? तो 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें भी टोटल कितने खेल है? 7 खेल शामिल। अब ध्यान से देखना कौन कौन से डिफरेंट है इसमें, ये इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि डिफरेंट खेल कौन कौन से, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बनता है कि निम्नलिखित में से ग्रामीण खेल के अंदर निम्नलिखित में से राजीव गांधी ग्रामीण खेल के अंदर शामिल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। या फिर ऐसा भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल में शामिल नहीं है। ठीक है ना, तो फिर एक एक जो है इसे उल्टा उल्टा जो है इस तरह का नाम दे सकते हैं, ग्रामीण का शहरी दे सकते हैं, शहरी के ग्रामीण में दे सकते हैं, तो 3 तो सेम होंगे और एक नहीं होगा। तो ये सारे सारे नाम आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से सेम है और कौन कौन से डिफरेंट है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, कबड्डी दोनों में है, खो खो दोनों में है, शूटिंग बॉल जो है वो भी लगभग दोनों में है। शूटिंग बॉल, शूटिंग बॉल दोनों में है ना, देखो एक बार ध्यान से जरा, नहीं है शूटिंग बॉल नहीं, शूटिंग बॉल डिफरेंट है। शूटिंग बॉल जो है शायद शूटिंग बॉल जो है वो केवल किसमें? ग्रामीण में ही है। तो शूटिंग बॉल एक तो ये डिफरेंट है, कौन सा? शूटिंग बॉल, शूटिंग बॉल किसमें? केवल ग्रामीण में है, शहरी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो टेनिस बॉल क्रिकेट, टेनिस बॉल क्रिकेट दोनों में है, फुटबॉल दोनों में है, वॉलीबॉल दोनों में है,
फिर रस्साकसी जो है वो किसमें केवल महिला के अंतर्गत है, सॉरी इसमें ग्रामीण बॉल के अंतर्गत है, बाकी इसमें शहरी क्षेत्र में नहीं है। तो डिफरेंट देखना ध्यान से, ग्रामीण के अंतर्गत डिफरेंट कौन सा है, एक तो शूटिंग बॉल और रस्साकसी, ये दोनों ग्रामीण के अंतर्गत एक्स्ट्रा अलग है, ठीक है। बाकी 5 जो है वो दोनों में सेम ही है, 5 खेल जो है वो दोनों में सेम है ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत। 2 खेल जो है वो दोनों में डिफरेंट है, कौन कौन से, एक तो ग्रामीण के अंतर्गत शूटिंग बॉल और रस्साकसी, ये दोनों है। और शहरी क्षेत्र के अंदर 2 डिफरेंट कौन थे, एक तो बास्केटबॉल है और एक एथलेटिक्स है, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, डिफरेंट खेल कौन कौन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इन खेलों के आयोजन के पीछे राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में खेलों का वातावरण तैयार करना व प्रदेशवासियों को खेलों से जोड़कर मैदान तक लाना, साथ ही शारीरिक व मानसिक तनाव दूर कर खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना। मतलब कि राज्य सरकार इसका मेन उद्देश्य ये है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र जो है वहाँ पर खेलों का वातावरण तैयार करना और लोगों को जो है शारीरिक दृष्टि से तनाव से, मानसिक तनाव से वगैरह मुक्त करना, ताकि वो खेलों के अंदर जब वो पार्टिसिपेट करेंगे तो इन सबसे मुक्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ जो है इसके लिए मेन लक्ष्य रखा गया है, उद्देश्य है मेन ये। फिर नेक्स्ट देखिएगा, मुख्यमंत्री ने बजट 2023-24 में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों के आयोजन की घोषणा की थी। बिल्कुल करेक्ट बात है, ये 2022 के अंदर इसका आयोजन किया गया था, फिर 2023-24 के बजट में फिर से इसकी घोषणा की गई और उसी के अकॉर्डिंग जो है अब 23 जून को, कब 23 जून को इन सब का आयोजन जो है किया जाना प्रस्तावित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट लिखा है कि प्रदेश के 2000 टैक्स मिक्स होंगे नियुक्त, प्रदेश के अंतर्गत जो है 2000 टैक्स मित्र नियुक्त किए जाएंगे। देखो टैक्स मित्र जो है कौन होते हैं, क्या होते हैं, वो सारी डिटेल देख लेते हैं कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी और मूल्य वर्धित कर वैट आवेदन प्रक्रियाओं में आवेदकों को सहूलियत देने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के 2000 टैक्स मित्र नियुक्त किए। कितने, 2000 टैक्स मित्र नियुक्त किए हैं। फिर नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने नियोजन की योग्यता तथा शुल्क निर्धारण संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। श्री गहलोत ने सेल्फ टैक्स स्क्रूटीन की प्रथम स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ई टैक्स ऑफिसर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म विकसित करने की स्वीकृति भी दी है। नेक्स्ट है, इसमें जो टैक्स मित्र होंगे उनकी योग्यता क्या है, तो ध्यान से देखना कि टैक्स मित्र के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाणिज्य स्तर में स्नातक होगी। कितनी, वाणिज्य स्तर के अंतर्गत स्नातक होगी उनकी। फिर है CA CS ICW सहित अनुभवी आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। फिर इसकी आयु जो है 21 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। फिर है कि टैक्स मित्र द्वारा विभिन्न टैक्स संबंधी आवेदन प्रक्रियाओं के लिए शुल्क लिया जाएगा, इस शुल्क का भी निर्धारण किया गया है। इसमें GST वेट आवेदन संशोधन, ITC ई बिल सब्सिडी आवेदन, MSME आवेदन सहित अन्य कार्यों के लिए 50 रुपये से लेकर 400 रुपये तक का शुल्क रखा गया है, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से जो है आज के कुछ फैक्ट थे इंपॉर्टेंट, वो मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसकी PDF जो है आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेगा, शाम तक आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। अब तक जो है वीडियो आपने शेयर कमेंट लाइक नहीं किया तो जल्दी से इशारा कीजिएगा, शेयर कमेंट लाइक जो है करते रहिएगा, ताकि इससे जो है आपको हमें जो है आपका सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट से जो है हम और ऑथेंटिक जो है आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो लेकर आते रहेंगे, ठीक है ना। तो बने रहिएगा चैनल पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूरे वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।